दौरे के क्रम में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में भी शामिल हुए। श्री मोदी ने इससे पहले भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। आज जो पड़ा हुआ है उसे और उसके उत्थान के लिए, इसके पुनरुत्थान के लिए काम किया। तो प्रधानमंत्री ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो एक संत भी थे, वो एक लोक नेता भी थे। उनके जीवन में हमें साहस, शौर्य के जितने महान दर्शन होते हैं, उतना ही ऊंचा उनका दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन भी था। गोविंद गुरु का वो चिंतन, वो बोध आज भी उनकी धुनी के रूप में मानगढ़ धाम में अखंड रूप से प्रदीप्त हो रहा है। और उनकी संप सभा, देखिए शब्द भी कितना मार्मिक है। संप सभा, समाज के हर तबके में संप भाव पैदा हो, इसलिए उन्होंने संप सभा के आदर्श आज भी एकजुटता, प्रेम और भाईचारा की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके भगत अनुयायी आज भी भारत की आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ, वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। एक और आजादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई बहन, तो दूसरी ओर दुनिया को गुलाम बनाने की सोच। मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1,500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद गुजरात के मोरबी का भी दौरा करेंगे और केबल ब्रिज हादसे का जायजा लेंगे तथा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर मोरबी में दुर्घटना के बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। गुजरात सरकार ने कल राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। गौरतलब है कि रविवार को इस पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग अस्पतालों में इलाजरत हैं। राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी सार्वजनिक समारोह, स्वागत या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का शुभारंभ किया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय आज से 7वां भारत जल सप्ताह आयोजित कर रहा है। जुड़ा हुआ है क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा 2 या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन
किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। एक खुशी की बात है कि डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इस्राएल और यूरोपियन यूनियन इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे आशा है कि इस मंच पर विचारों और टेक्नोलॉजीज के आदान प्रदान से भी सभी को लाभ मिलेगा। देवियों और स्वजनों, आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय इस कार्य को लेकर संकल्पबद्ध है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति होती थी, वही अब करीब 10 करोड़ 43 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का आज से आगाज हो गया है, जो आगामी 14 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न जिलों के प्रखंडों, पंचायतों और गांवों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में करीब 21 लाख आवेदन आए, जिसमें से लाखों आवेदनों का निपटारा हुआ तथा अन्य प्रक्रियाधीन है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1326 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1723 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 17,912 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 3 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक पद्म भूषण डॉक्टर जे ईरानी का 86 वर्ष की उम्र में टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 2 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से टाटा स्टील और कॉरपोरेट जगत में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आज थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना आरंभ करेगा। डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटारे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC को चुना गया है। डिजिटल रुपए के इस्तेमाल से उम्मीद की जा रही है कि इंटर बैंक मार्केट में लेन देन अधिक किफायती हो जाएगा। RBI ने कहा है कि
थोक लेन देन के लिए डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के 1 महीने के भीतर ही मर्चेंट और ग्राहकों की सीमित संख्या के साथ कुछ चुनिंदा स्थानों पर रिटेल लेन देन के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है और इसे इस साल जारी कर दिया जाएगा। गोपाष्टमी के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची गौशाला न्यास समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, महापौर आशा लकड़ा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत अनेक राजनेताओं ने गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। खूंटी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आगामी 6 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार है। सवेरे कुहासे की स्थिति भी बनी रह सकती है। और अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 1 नवंबर साल 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इस राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। इससे पूर्व यह मैसूर राज्य कहलाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूप, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आज ही के दिन साल 1956 में ही केरल भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। 1 नवंबर साल 1966 में भारत गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना हुई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था, जिसे साल 1966 में भारत के नए राज्य के रूप में पहचान मिली। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध इसी राज्य में हुए हैं। इस राज्य में महाकाव्य महाभारत का युद्ध भी शामिल है। 1 नवंबर साल 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत के एक नए राज्य के रूप में हुई। इसकी राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यह भारत का 26वां राज्य बना। किसी समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ होने के वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया। यह राज्य वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दुमका के प्रशासनिक अधिकारियों ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण कर डेडिकेटेड बर्न वार्ड तैयार करने तथा वार्ड में लगने वाले उपकरण, मानव बल और चिकित्सकों से संबंधित विषयों पर सिविल सर्जन तथा संबंधित चिकित्सकों से विमर्श किया। गिरिडीह उपायुक्त ने बताया है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी प्रखंड के पंचायतों में आज से आगामी 14 नवंबर तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा तथा शिविर लगाकर इन शिविरों में सुयोग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ तथा आमजनों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी लोकसभा अंतर्गत तमाड़ प्रखंड के लोड़ी गांव के प्रधान दिवंगत अशोक मुंडा के परिजनों से मुलाकात की। अशोक मुंडा की दिवाली की शाम को अपराधियों ने हत्या कर दी थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाड़ थाना के आईओ से घटना की जानकारी ली।
पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने गौ और गोविंद के पूजन के त्योहार गोपाष्टमी पर हार्दिक मंगल कामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सनातन धर्म में गौ सेवा को ईश्वर की सेवा माना गया है। ये हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से गौवंश के संवर्धन तथा संरक्षण का प्रण लेने का आह्वान किया। विशेष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत रांची में मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। सिमडेगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत द्वितीय चरण में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि इन शिविरों में आमजनों को योजनाओं का लाभ तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने श्री राम सेवा संघ छठ महोत्सव बटन तालाब डोरंडा द्वारा आयोजित महाभोग वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कई लोग मौजूद थे। रांची के बेड़ो थाना अंतर्गत ग्राम जरिया में पेट्रोल पंप में लूटपाट की योजना बनाते एक अपराधी को पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश में ये कार्रवाई हुई। अपराधी के पास से एक देशी कट्टा तथा 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। खूंटी जिले में साइको थाना क्षेत्र के गिडूम गांव स्थित बाड़ू बेड़ा जंगल से एक नाबालिग युवती का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रांची रेल मंडल के 14 रेलकर्मी कल सेवानिवृत्त हुए। इन सभी को सेवानिवृत्ति से संबंधित समस्त भुगतान किया गया। विदाई समारोह में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी माणिक शंकर तथा अन्य लोगों ने सभी कर्मियों का स्वागत करते हुए उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। करीब 1 महीने बाद आज से राज्य की सभी निचली अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर से सिविल कोर्ट में सिर्फ बेल एक्ट अन्य महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई वैकेशन कोर्ट में हो रही थी। वैकेशन कोर्ट के दौरान ट्रायल की प्रक्रिया पर ब्रेक लग जाती है, लेकिन छुट्टी के बाद रेगुलर कोर्ट शुरू होने से मुकदमों में गवाही और ट्रायल की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, जिससे पक्षकारों को भी सहूलियत होगी। जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला पाकुड़ में शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी खास जोर दिया जा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि अब तक यहाँ के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों में नौकरी हासिल की है। झारखंड का आदिवासी बाहुल्य पाकुड़ जिला विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया था। कल कारखानों के नहीं होने की वजह से यहाँ के युवा रोजी रोजगार के लिए गैरेज, पत्थर खदानों, क्रशर और छोटे मोटे कारोबारियों के यहाँ मजदूरी किया करते थे और पलायन आम बात थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत यहाँ कौशल विकास की मुहिम शुरू हुई है, जिसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर यहाँ के 200 से अधिक छात्र छात्राएं सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों में नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। लोग को हुनर का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है कि बच्चा लोग में हुनर डेवलप किया जा रहा है। सबसे बढ़िया है यहाँ पे कि हाँ हुनर डेवलप हो रहा है। बच्चा लोग को ये प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पे पाकुड़ में ऐसा नहीं था कि यहाँ के युवाओं में तरक्की की चाह नहीं थी। उनके पैरों में दरअसल साधन विहीन और सुविधा विहीन होने की बेड़ियां थी, जिससे आखिरकार आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने उन्हें मुक्ति दिलाई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना के बाद आज यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और हुनरमंद बनकर परिवार के लिए सहारा बन रहे हैं। यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक जूनियर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, साथ साथ लैब भी होता है, अच्छे से समझाया जाता है और हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे बच्चे को अच्छे से जानकारी मिल सके इसके बारे में। पॉलिटेक्निक कॉलेज के निदेशक अभिजीत कुमार ने बताया कि मौजूदा दौर में शिक्षा के साथ ही कौशल विकास समय की मांग है। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक में युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने और सजाने का काम किया जाता रहा है। 70 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मार्क्स आया और यही नहीं, सिविल डिपार्टमेंट में पूरे झारखंड में 3रा स्थान के एक बच्चे को आया। अब उसके बाद जो हम लोग के लिए चैलेंज था वो था कि इन बच्चों का प्लेसमेंट। तो
जैसा आप सबको मालूम है कि माइनिंग के बच्चों के लिए भारत सरकार ने BOPT के अंतर्गत 1 साल का माइनिंग डिप्लोमा पूरा करने के बाद ट्रेनिंग होता है, जिसको कि हमारे बच्चों लोगों ने एडमिशन लिया और उसमें जो प्रोसेस है उसको पूरा किया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत पाकुड़ में शैक्षणिक विकास के साथ साथ युवाओं को स्किल्ड बनाने की यह कोशिश आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सभी आकांक्षाएं पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हो रही है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। हार्दिक पांड्या T20 और शिखर धवन 1 दिवसीय टीम के कप्तान होंगे। धवन को कप्तान नियुक्त किया गया, वहीं ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ चुनी गई टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, वहीं लोकेश राहुल उप कप्तान। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान लोकेश राहुल होंगे। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में आज हम आपको सैर कराएंगे आंध्र प्रदेश के कटवा जिले का। आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में स्थित है गंडीकोटा गांव। ये पेन्ना नदी के किनारे देश की सबसे शानदार प्राकृतिक संरचनाओं में से एक है। इसकी खास प्राकृतिक बनावट की वजह से इसकी तुलना अमेरिका के कोलोराडो में स्थित मशहूर ग्रैंड कैनियन से की जाती है। यहीं पेन्ना नदी के किनारे पर एक सदियों पुराना किला भी है। माना जाता है कि राजा कप्पा ने गंडीकोटा में एक किले का निर्माण करवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि किला 1589 में बनाया गया। इस पर कुतुब शाहियों ने कब्जा कर लिया था। फिर मीर जुमला ने जुमा मस्जिद का निर्माण करवाया और किलेबंदी का विस्तार किया। बाद में अंग्रेजों ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। किले के अंदर एक 3 मंजिला मीनार, एक जेल और एक माधवराय स्वामी मंदिर है। गंडीकोटा में मौजूद इस प्राकृतिक संरचना की वजह से इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। हालांकि अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के मुकाबले ये काफी छोटा है, लेकिन ग्रैंड कैनियन की तरह गंडीकोटा में भी पेन्ना नदी के दोनों किनारों पर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानें मौजूद हैं, जो इसे ग्रैंड कैनियन जैसा रूप देती हैं। यहाँ मौजूद तमाम स्मारकों के बावजूद गंडीकोटा का मुख्य आकर्षण किले के किनारे से पेन्ना का वो अद्भुत नजारा ही है। इसी प्राकृतिक खूबसूरती और प्राचीन संरचनाओं को देखने के लिए दूर दूर से लोग गंडीकोटा आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सेहत का दारमोदार शरीर के पाचन तंत्र से भी होता है। कभी कभी गेहूं से एलर्जी की समस्या होती है, जिससे बचने की आवश्यकता है। बच्चों में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है। गेहूं या गेहूं से बने पदार्थ से एलर्जी होना या उसका सही पाचन न होने की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। सीलियाक डिजीज बच्चों से लेके वृद्ध लोग सबको हो सकता है। सीलियाक डिजीज की कुछ जेनेटिक कंपोनेंट होता है जो कि जन्म से ही आपके अंदर होता है, और कुछ आपके आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से होता है। या अगर आपको ऐसे लक्षण हैं जैसे कि दस्त होना, वजन कम रहना, बच्चों में लंबाई कम रहना, खून की कमी होना, बहुत ज्यादा थकान होना, काम ठीक से ना कर पाना, पेट में दर्द होना, तो आपको सीलियाक डिजीज हो सकता है। यदि इसका सही प्रबंधन न किया जाए तो कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक बहुत ही सरल सा टेस्ट है जो कि खून का टेस्ट होता है। उसको करने से सीलियाक डिजीज का प्रमाण हमें मिल सकता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो अगर आप अपने गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलें जो एक एंडोस्कोपी करके आपका डायग्नोसिस पूरा करेंगे। जिन लोगों को सीलियाक डिजीज होता है हम उनमें गेहूं बंद कर देते हैं और गेहूं से बने हुए पदार्थ बंद कर देते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत ही अच्छा असर आता है। उनका वजन बढ़ता है, बच्चों में लंबाई बढ़ती है, खून की कमी पूरी हो जाती है और एनर्जी बढ़ जाती है डेली लाइफ में। अपने डाइट को मेंटेन रखें, गेहूं ना खाएं, क्योंकि हो सकता है काफी साल गेहूं बंद करने के बाद आपको लगे कि अब आप गेहूं खा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती गेहूं खाने से, मगर ये गेहूं के कण धीरे धीरे जाके आपकी आंत में दिक्कत करेंगे जो कि आगे जाके आपको हानि पहुंचा सकते हैं। खान पान में कुछ सावधानियां रखी जाएं तो सीलियाक डिजीज को बेहतर तरह से नियंत्रित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।
प्रौद्योगिकी के दौर में काफी कुछ बदल गया है। इससे शैक्षणिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में निजी स्कूल तो पहले से ही आगे थे, लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम से ये सब कुछ अब सरकारी स्कूलों में भी दिखने लगा है। आकांक्षी जिला रामगढ़ अंतर्गत पतरातू प्रखंड स्थित लपका उत्क्रमित उच्च विद्यालय में छात्राएं स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर इस बदलते टेक एरा में खुद को ज्यादा सक्षम बना रही हैं। झारखंड के आकांक्षी जिले रामगढ़ के सरकारी स्कूलों में सरकार की मदद और प्रोत्साहन से अब निजी स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा विभाग ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को एडवांस करने की शुरुआत कर दी है। जिले के पतरातू प्रखंड स्थित लपंगा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास बच्चों में बेसिक क्लास की खामियों को दूर कर बेहतर ज्ञान देने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। स्मार्ट क्लास का फायदा ये हुआ है कि इससे पढ़ाई रुचिकर हो गई है और यहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ व्यवहारिक तरीके से शिक्षा अर्जित कर रही हैं, जो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दौर में ज्यादा सक्षम बना रहा है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो चुकी है और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि स्मार्ट क्लास से हमें बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल रही है। क्योंकि जो चीज़ हम किताब में सिर्फ पढ़ते थे, उसे हम सिर्फ दिमाग में इमेजिंग कर पाते थे कि वो शायद ऐसा होगा, लेकिन अब हम स्मार्ट क्लास के जरिए उस चीज को देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी होता है तो हम लोग स्मार्ट क्लास के जरिए से हम लोग उसमें तुरंत देख लेते हैं कि कहाँ है, कौन सा राज्य है। सरकार हमारे लिए एक अच्छा सुविधा बना रही है और हम सारे बच्चे उनकी वजह से हम अभी डिजिटल के माध्यम से भी ठीक पढ़ाई कर रहे हैं और इसे ये हमारे लिए एक सुविधाजनक है। स्कूल के शिक्षक भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि स्मार्ट क्लास से दी जाने वाली शिक्षा अधिक कारगर है। उनका मानना है कि तकनीक के दौर में इसकी उपयोगिता काफी बढ़ गई है और इस शिक्षा व्यवस्था से जुड़ना ही होगा। बच्चे स्मार्ट क्लास के जरिए रुचि लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और इससे बच्चों में स्मरण शक्ति, पहले के नॉलेज, ज्ञान, कुशलता में काफी वृद्धि हो गई है। मुझे स्मार्ट क्लास में पढ़ाने का अवसर मिला है, जो कि आज के दौर में इसकी बहुत ही बड़ी प्रासंगिकता है, उपयोगिता है। आज जो स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, इसके माध्यम से हम बच्चों को उस स्थान के बारे में केवल बता ही नहीं सकते हैं, दर्शा भी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री राजस्थान में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में की शिरकत। वीर स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को दी श्रद्धांजलि। मोरवी में केबल ब्रिज हादसे का लेंगे जायजा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का आगाज। मुख्यमंत्री ने लोगों से शिविर में शामिल होकर योजनाओं का लाभ लेने का किया आग्रह। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक जे ईरानी का निधन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिजनों को दी सांत्वना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने जताया दुख। गौ और गोविंद के पूजन के त्योहार गोपाष्टमी पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। गौवंश के संवर्धन तथा संरक्षण का संकल्प।